हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसवी क्लासेज में। आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स में एक चैप्टर का लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है हाइगेन्स का सिद्धांत। अब हाइगेन्स का सिद्धांत उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले क्या क्या है उसमें मैं बता दे रहा हूं आपको। तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उनके सिद्धांत है वो कैसे हैं, किस प्रकार से सिद्धांत का वर्णन इन्होंने किया था, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन उसको मैं करूंगा आपके सामने। बस केवल ध्यान लगाकर आप वीडियो को देखिएगा, एक भी चीज एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लेकर जाने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि इसमें हमको जानना है लाइट। आपने पढ़ा है पहले लाइट, यानी लाइट क्या है, प्रकाश के बारे में आपको पढ़ाना था, जो मैं पढ़ा चुका हूं। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पहले, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो प्रकाश में आप लोग जानते हैं, प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है। क्या होती है, परावर्तन। प्रकाश में कौन सी और घटना होती है, अपवर्तन की। प्रकाश में और कौन सी घटना होती है, व्यतिकरण की, व्यतिकरण की। और कौन सा, प्रकाश का ध्रुवण आपने पढ़ा है, आपका चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवण। ये सब सारी घटनाएं जो पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं जो लाइट के बारे में है। लेकिन हमको लाइट को यहां पे देखिएगा बाबू, यहां लाइट को कणिका सिद्धांत के आधार पर, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत वो चीज हमको लेकर नहीं चलना है। यहां पे लाइट को हम तरंग के रूप में लेकर चल रहे हैं। तो हाइगेन्स का प्रिंसिपल जो था, पहले ही उन्होंने क्या माना कि जो प्रकाश हमारा है किस तरह के किस रूप में चलेगा, वो तरंग के रूप में। तो तरंग के रूप में चलेगा। तो एक चीज ध्यान देना, क्या है, जब जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, आप पानी में से डालते हैं, तो जैसे ही पत्थर पानी में आपने डाला, पानी में पत्थर जैसे आपने डाला, तो इसके चारों तरफ आप लोग देखते होंगे, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल कुछ धारा उत्पन्न होती है, गोल गोल एक धारा उत्पन्न होती है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा नहीं कि एक भाग बड़ा हो जाए एक भाग छोटा हो जाए, मतलब ये बहुत आगे निकल जाए ये यहीं रह जाए, ऐसा नहीं होता है। तो चारों तरफ बराबर बराबर के गोले हमको देखने को मिलते हैं। सिंपली भाषा में ये देखिए, कहा जाता है, आप लोग देखिए कभी पानी में एक पत्थर का टुकड़ा डालिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ बराबर भाग में एक गोला प्राप्त होता है, एक फिर गोला प्राप्त होता है, फिर एक गोला प्राप्त होता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते लास्ट में आपको यहां से नजर आएगा कि एक एकदम प्लेन रेखा खींची जा रही है। तो हमारे सामने आया कि चलो भाई, ये जो पत्थर हम डाल रहे हैं इसके चारों तरफ एक गोल गोल भाग प्राप्त हो रहा है, मतलब कि इधर भी एक भाग प्राप्त होगा, इधर भी एक प्राप्त होगा, समान त्रिज्या का एक गोला प्राप्त होगा। फिर यहां से अगर देखें तो ये भी एक समान त्रिज्या का गोला प्राप्त होगा। चारों तरफ समान त्रिज्या का हमको गोला देखने को ऐसा मिलता है। तो इसका मतलब है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले शब्द आया, टर्म्स आया, जिसका नाम है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तो पहले परिभाषा लिख रहा हूं, जो इन्होंने डिफिनेशन इन लोगों ने दिया फिजिक्स में, जो डिफिनेशन है उसके बारे में पहले पढ़ा जाए। डिफिनेशन इसकी क्या कह रही है, यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में कोई पृष्ठ खींचे, कोई पृष्ठ खींचा जाए, लेकिन कहां, कह रहे कहां, कह रहे यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में जो स्रोत है, कोई स्रोत है, उस पर अगर पृष्ठ खींचा जाए तो क्या होगा, तो पृष्ठ पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। इसे ही तरंगाग्र कहते हैं। देखिए क्यों परिभाषा लिख दी गई है, तो इसको डिफिनेशन हम बस समझेंगे कैसे है। इसे ही तरंगाग्र कहते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हो, कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसमें स्थित सभी कण
कंपन कर रहे हैं, समान कला में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्रोत है, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ खींच दिया जाए और इसमें जो है जितने भी कण हैं समान कला में कंपन करें। समान कला में कंपन करने का मतलब क्या हुआ? अगर ये देखिए इधर के इधर, ये इधर कंपन कर रहा है, इधर भी कंपन कर रहा है, चारों तरफ, चारों तरफ क्या कर रहे हैं? माध्यम में उपस्थित सभी कण इस पृष्ठ के अंदर ही, इस पृष्ठ के अंदर सभी कण क्या कर रहे हैं? समान कला में कंपन कर रहे हैं। मतलब एक इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे कण कर रहे हैं, ये वाले ऐसे ऐसे कण कंपन कर रहे हैं, ये वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये वाले ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं। मतलब चारों दिशा में यहां पे क्या है कि कह रहा है कि जिसमें सभी कण समान कला में ही कंपन कर रहे हैं। मतलब अगर कण कंपन कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये अगर ये वाले ऐसे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पृष्ठ के अंदर अगर कर रहे हैं तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ जो हमारा क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। अब ध्यान सुनना इस चीज को, ये केवल डिफिनेशन है बस, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्या कि इसको हटा दें। देखिए तो कह रहा है तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र वो है कि अगर कोई पृष्ठ किसी माध्यम में हम ऐसा पृष्ठ खींचे, ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन के समान कला में हो। कंपन करते हुए कण जो है समान कला में कंपन कर रहे हो, जो कण है क्या कर रहे हैं? समान कला में कंपन कर रहे हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आइए चलते हैं। कह रहा है देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी पृष्ठ हो, हमने मान लीजिए ऐसे पृष्ठ खींच दिया, कोई जरूरी नहीं कि गोला ही हो, ये पृष्ठ है। अब इसमें अगर कंपन कर रहे हैं तो मतलब अगर ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, देखिए एक ही कला में कंपन कर रहे हैं, तो ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है इसमें कण जो है कंपन इस तरह कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर जितने भी हैं कण जो है समान कला में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। तो इस तरह के पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। फिर हमने वही बात ली कि गोला है, ये बिंदु है, जो स्रोत है, जो हमारा बिंदु है, उसके चारों तरफ अगर कोई हम पृष्ठ खींचे जहां पे कण जो है समान कला में कंपन करे, कण समान कला में जो है कंपन कर रहे हैं, तो ये पृष्ठ, जो ये पृष्ठ होगा, ये क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कोई रॉड है, छड़ है, गोलाकार बेलनाकार है। अब देखिए इसके कण इधर कंपन करेंगे, इधर कंपन करेंगे, इधर कंपन करेंगे, इधर कंपन करेंगे, ये इधर कंपन करेंगे, इधर कंपन करेंगे, इधर कंपन करेंगे, इधर। मतलब क्या? देखिए ये वाले ऐसे से कंपन कर रहे हैं, ये वाले ऐसे से कर रहे हैं इस पृष्ठ से। तो ये जो पृष्ठ हमें नजर आएगा, सामने से देखेंगे तो हमें कैसा पृष्ठ नजर आएगा? एक बेलनाकार नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? बेलनाकार। ध्यान से समझो इस चीज को। आप एक ले लो कोई ऐसे आयताकार, आयताकार कोई प्लेट ले लीजिए, आप पानी में डालिए, पानी में से डालिए, तो अपने चारों तरफ वो कैसे नजर आएगी? चारों तरफ उसी तरंगे कैसे निकलेगी? आपको वो दिखाई देगा पानी में, ये इधर की तरफ फैलेंगी, ये इधर की तरफ फैलेंगी, ये इधर की, लेकिन समान रूप से फैलेंगी। वो ऐसे ही से आगे चलती चली जाएंगी। गोला है तो गोलाकार, गोलाकार इसके आगे ऐसे चलता चला जाएगा, ये गोलाकार होता जाएगा, ये गोलाकार होता जाएगा। और अगर रॉड, मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर पानी में डालिए, तो हमें लगेगा पानी विस्थापित कैसे हो रहा है? इधर से इधर हो रहा है, इधर वाला भी हो रहा है, इसका इधर हो रहा है, इसका इधर हो रहा है। मतलब ये इधर की मूव कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, मूव, देखिए कंपन कर रहे हैं, इधर इधर, इधर इधर, ऐसे मतलब ऐसे डूबती जाएगी। तो ये सामने जब इसका आगे वाला पोर्शन ये निकलेगा, तो जो पहली लहर निकलती है, जो आगे का वेव, तो इसके इधर की वाली भी निकलती है, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, फिर ये आगे मूव करती चली जाती है, ये तुरंत वैसे खत्म नहीं हो जाती, तो ये कुछ दूरी तक जाती है, ठीक है ना। तो हमको क्या कह रहा है कि जो तरंगाग्र है क्या है? कह रहा है कोई ऐसा अगर हम पृष्ठ खींचे, ऐसा कोई पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण, जो सभी कण हैं समान कला में हो, सभी कण कंपन के समान कला में हो, जो कंपन कर रहे हैं, जो कंपन हो रहा है समान कला में कंपन हो रहा है, तो ऐसे पृष्ठ को, ये पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। बात ध्यान सुनिएगा। तो कह रहा है कि क्या हो कि जो कण कंपन कर रहे हैं वो समान कला में हो, उस पृष्ठ के अंदर, जो पृष्ठ हम खींच रहे हैं, जो पृष्ठ हम बना रहे हैं, जो सरफेस हम बना रहे हैं, उसमें अगर इसे सभी कण कंपन के समान कला में हो, कण जो कंपन कर रहे हैं वो समान कला में कंपन कर रहे हो, तो हम ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे, यानी वेव फ्रंट कहेंगे।
तो इसका मतलब है तरंगाग्र कई प्रकार का हो सकता है। तो इसका अर्थ एक तरीके से और लगा सकते हैं हम कि तरंग ऐसे चल रही है, देखिए ये ऐसे चल रही है और इसके लंबवत जो है, ये देखिए तरंग है, इसके लंबवत है, ये क्या है, तरंग के संचरण की दिशा। देखिए ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है, क्या है बाबू, तरंग संचरण की दिशा। अब इसके लंबवत पृष्ठ को अगर हम खींच रहे हैं, क्या खींचेंगे, इसके लंबवत ही होगा, जो पृष्ठ होगा इसके लंबवत होगा। तो कहने का अर्थ है तरंगाग्र जो है क्या है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। ये तभी संभव है जब माध्यम समान होगा। देखिएगा माध्यम ऐसा नहीं कि यहाँ पे माध्यम कुछ और हो जाए, यहाँ पे पानी रख दो, यहाँ हवा रख दो, यहाँ पे कुछ और रख दो, नहीं ऐसा नहीं है, एक माध्यम की बात करेगा। समान माध्यम में अगर ऐसा है तो जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र के लंबवत जो होगा क्या होगा, तरंग संचरण की दिशा होगी। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अगर हम कोई पृष्ठ बनाए तो ही क्या हमारा कहलाएगा, तरंगाग्र होगा। तो कहने का अर्थ एक ही है कि तरंगाग्र के अभिलंबवत जो है, तरंगाग्र ये है, इसके अभिलंबवत जो है तरंग संचरण की दिशा होगी। बस शर्त ये है कि माध्यम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए बाबू, समान माध्यम होना चाहिए। तो मेरे समझ से लग रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं तरंगाग्र का मतलब ही है कि अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, कोई ऐसा पृष्ठ बनाए जिसमें जो सभी कण हैं, जो उसमें सभी कण, प्रत्येक कण जो हम बात करें, एक भी कण छूटना नहीं, हर कण जो है क्या करें, कंपन जो कर रहे हैं, कंपन की समान कला में हो, जो है उसी पृष्ठ को हम कहेंगे, पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। तो कहा अच्छा चलिए आइए देखते हैं इसका मतलब तरंगाग्र कई प्रकार के हो सकते हैं। तो कह रहा है अच्छा तो चलिए देखते हैं। अभी आपके सामने हमने फिगर बनाया तो एक एक फिगर आपको समझा रहा हूं मैं। तो क्या कर रहा है, तरंगाग्र कई प्रकार के हो सकते हैं। तो कह क्या रहा है, अगर माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, माध्यम में अकेली दिशा में केवल, माध्यम में अकेली दिशा में अगर तरंग चल रही है तो कह रहा है कि तरंग अगर एक अकेली माध्यम में चल रही है, ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। देखिए एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इसके लंबवत खींचा गया पृष्ठ, इसके लंबवत खींचा गया पृष्ठ, देखिए हम पृष्ठ बना रहे हैं, इसके लंबवत खींचा गया पृष्ठ। थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, देखिए ये देख लीजिए, ये क्या है, तरंग इधर चल रही है, इसके लंबवत, मान लीजिए तरंग चल रही है, इसके लंबवत, इसके लंबवत एक हम क्या करें, पृष्ठ खींचे, इसमें जितने भी कण हैं वो क्या है, समान कला में उपस्थित हैं। तो कह रहा है कि जो ये होगा, ये जो तरंगाग्र मिल रहा है इसके लंबवत, तरंग इधर की चल रही है, इसके अभिलंबवत अगर हम पृष्ठ खींचे तो ये हमारा क्या होगा, तरंगाग्र कहलाएगा। ये लेकिन कैसा होगा, देखिए प्लेन नजर आ रहा है तो ये कैसा कहलाएगा, समतल तरंग, समतल तरंगाग्र, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या है, वेव फ्रंट क्या है, तो वेव फ्रंट कह रहा है कि अगर हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ बना दें, कोई ऐसा पृष्ठ बना दें जिसमें उपस्थित सभी कण जो है कंपन की समान कला में उपस्थित हो, यानी कि कंपन जो, देखिए कला का मतलब क्या, समझिए सीधी सी बात, कोण से है, कंपन का कला का मतलब क्या है, एक कोण है, ठीक, फेज। तो उनके जो सेम एंगल से ही क्या करें, कंपन करें, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे कण कंपन कर रहे हैं, कण कंपन, ये तरंग चल रही है, तरंग चल रही है, इसके अभिलंबवत क्या होगा, हमारा एक तरंगाग्र होगा। मतलब इसके अभिलंबवत जो है सभी कण ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक ही कोण पे क्या कर रहे हैं, सभी कंपन कर रहे हैं। तो ये जो पृष्ठ हमारा बन रहा है, ये जो हमारा पृष्ठ बन रहा है वही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। यानी कि अगर हमारे पास जो तरंगे हैं एक ही दिशा में चल रही हैं, ये क्या कर रहा है, यदि तरंग माध्यम में अकेली दिशा में गतिमान हो, क्या हो, अकेली दिशा में गतिमान हो तो, गतिमान हो तो, यदि तरंग एक ही दिशा में गतिमान है
एक ही दिशा में गतिमान है, तो इसके अभिलंबवत जो होंगे कण कंपन करेंगे, तो वही पृष्ठ जो इसके अभिलंबवत अगर हम पृष्ठ बनाए तो इसमें सभी कण का है समान कला में उपस्थित होंगे, तो ऐसा पृष्ठ जो हमें मिलेगा वो तरंगाग्र कहलाएगा। और ये कैसा तरंगाग्र होगा? समतल तरंगाग्र होगा। यानी कैसा होगा बाबू? प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। कैसा आएगा? समतल तरंगाग्र आएगा। तो समतल तरंगाग्र आएगा, तो तरंगाग्र का मतलब ही यह हुआ कि अगर कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, ऐसा कोई पृष्ठ बनाए, अब देखिए काल्पनिक ही है, समझिए, एक कोई ऐसा पृष्ठ बनाए जिसमें माध्यम के सभी कण क्या हैं? सेम कला में कंपन कर रहे हो, तो उस पृष्ठ को हम बोलेंगे तरंगाग्र बोलेंगे। और यदि हमारा जो है माध्यम में अगर हम बात करें, यदि तरंग जो है माध्यम में अकेली दिशा में यानी एक ही दिशा में गतिमान है, चल रही है, एक ही दिशा में तरंग संचरण की दिशा है, तो उसके अभिलंबवत जो अगर हम पृष्ठ बनाएंगे तो तरंगाग्र कैसा प्राप्त होगा? समतल तरंगाग्र प्राप्त होगा। यहां तक बात समझ में आई? तो पहला एक इसका मतलब है तरंगाग्र, पहला कैसा हो गया? समतल तरंगाग्र। तो दूसरा टाइप अगर हम देखें, अगर हमारे जो तरंगे हैं, यदि तरंगे जो है किसी, और तरंग क्या है? प्रकाश की बात तो कर रहा है। अगर हमारे तरंग जो है या प्रकाश जो किसी बिंदु स्रोत से निकले, अगर बिंदु स्रोत से निकल रही है तो देखिए ये क्या होंगी? चारों तरफ क्या होंगी? फैल जाएंगी। अब अगर इसको केंद्र मानकर अगर हम एक गोला खींचे, एक गोला खींचे, तो इसमें हमको नजर आएगा कि इसमें क्या है? एक पृष्ठ हमने बनाया, इसके चारों तरफ बिंदु स्रोत के चारों तरफ एक हम अगर पृष्ठ खींचे तो हमको नजर आएगा कि इसमें माध्यम के कण जो है चारों दिशाओं में क्या है? समान कोण पर क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं, समान रूप से बढ़ रहे हैं। हमने वही बताया था, पानी में आप पत्थर डालिए तो इसके चारों तरफ गोल गोल कुछ आकृतियां आपको दिखाई देंगी, कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल आकृतियां आपको नजर आएंगी। यही जो गोल गोल आकृतियां प्राप्त हो रही हैं, इसी को हम क्या कर रहे हैं? एक पृष्ठ कह रहे हैं। एक पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया पूरा, ये पूरा एक पृष्ठ हो गया, ये पूरा एक पृष्ठ हो गया, ये पूरा एक पृष्ठ हो गया। इसी पृष्ठ को हम क्या कह रहे हैं? तरंगाग्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तरंगाग्र कह रहे हैं। बात समझो बाबू, तरंगाग्र का मतलब ही है कि एक ऐसा पृष्ठ खींचे कि इसमें का जो सभी कण है समान कला में। देखिए गोल प्राप्त हो रहा है हमको, एक बार में चारों तरफ बराबर आकृति नजर आ रही है। देखिए, तो इसका मतलब है कि बराबर आकृति का मतलब है कि इसमें कण सभी है, समान रूप से समान समय में समान कंपन कर रहे हैं, समान दूरियां तय कर रहे हैं। कंपन कर रहे हैं समान कलम मतलब क्या है? समान समय में समान दूरियां चारों तरफ पूरा कर रहे हैं। तो चारों तरफ जो है ये समान समय में समान दूरी तय करेंगे। तो अगर हम देखें तो एक हमें गोला नजर आएगा जो इस आकृति का हो, गोल नजर आएगा, मतलब एक ही त्रिज्या का एक गोला प्राप्त होगा। वो जो गोला प्राप्त होगा वही गोला एक पृष्ठ बनकर तैयार हो रहा है, और उस पृष्ठ के अंदर सभी कण समान रूप से समान समय में समान क्या कर रहे हैं? कोण पर क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। तो इसी पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर हमारा जो तरंग स्रोत है वो क्या है? बिंदुवत है। अगर हमारा तरंग स्रोत बिंदुवत है यानी बिंदु आकार का है, तो जो हमें तरंगाग्र प्राप्त होगा कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा? गोलीय तरंगाग्र, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त होगा। तो वेव फ्रंट आपके दो हो गए। अगर अकेली दिशा में चल रही है तरंग, तो उसके अभिलंब जो तरंगाग्र प्राप्त होगा तो क्या कहलाएगा? समतल तरंगाग्र। और यदि बिंदु स्रोत से अगर हम बात करें, प्रकाश किरणें निकल रही हैं, बिंदु स्रोत से तरंगें निकल रही हैं, यानी कि तरंग स्रोत जो है हमारा बिंदुवत आकार का है या प्रकाश स्रोत बिंदुवत आकार का है, तो वहां से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी, जो तरंगें निकलेंगी, वो कैसी होंगी? गोली होंगी। यानी कि हमारे पास जो तरंगाग्र प्राप्त होगा वो कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा? गोलाकार का। ठीक है। तीसरा टाइप अगर हम देख लें, तो अगर कह रहा है यदि हमारे पास ये मार्कर टाइप में यानी कि बेलनाकार, देखिए जैसे कोई छड़ है, अब छड़ है तो हमने क्या कहा कि एक छड़ है, पानी में डुबाइए आप, तो पानी में जैसे आप डुबाएंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये अपने चारों तरफ, देखिए ये इधर की पानी विस्थापित करेगा, ये इधर समान रूप से एक बार में समान समय में क्या कर रहा है? देखिए समान रूप से क्या कर रहा है कि समान समय में समान दूरी चारों तरफ तय कर रहा है।
तो पानी विस्थापित जो है बराबर मात्रा में चारों दिशा में कर रहा है। अब अगर इसको एक देखा जाए तो एक इसमें एक पृष्ठ बनाया जाए, एक अगर पृष्ठ खींचा जाए तो इसमें क्या नजर आएगा हमको? कैसा है ये पृष्ठ बन रहा है? कैसा बन रहा है? बेलनाकार पृष्ठ बन रहा है। कैसा बन रहा है? बेलनाकार पृष्ठ बन रहा है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जितने भी कण इसके अंदर हैं, इस पृष्ठ के अंदर जितने भी कण आ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? समान समय में समान दूरियां तय करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कण, जितने भी कण हैं वो क्या कर रहे हैं? समान समय में, यानी कि समान जो है कंपन के समान कला में स्थित है, समान कोण पे क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? बेलनाकार पृष्ठ। और यही बेलनाकार पृष्ठ जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसी को हम कहेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, तरंगाग्र क्या प्राप्त होगा? बेलनाकार तरंगाग्र। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो तरंगाग्र समझ में आया बाबू? तरंगाग्र क्या है? कह रहा है कोई ऐसा पृष्ठ हो, कोई ऐसा पृष्ठ, अगर किसी माध्यम में हम ऐसा पृष्ठ खींच रहे हैं जिसमें सभी कण जो हैं, उसके अंदर जितने भी कण आ रहे हैं, उस पृष्ठ के अंदर जितने भी कण आ रहे हैं, अगर वो कंपन की समान कला में है तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? हमारे पास तरंगाग्र कहलाएगा। तो तरंगाग्र कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला, अगर अकेली दिशा में तरंगे चल रही हैं तो उसके अभिलंबवत अगर हम एक पृष्ठ खींचे तो कैसा बनेगा? समतल तरंगाग्र। और अगर बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तरंग निकल रहे हैं, चल रही हैं तरंगे, तो क्या हो रहा है? हमें कैसा प्राप्त हो रहा है? तरंगाग्र एक गोला मिल रहा है, यानी गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है। और एक अगर हमारे पास रॉड टाइप में है तो इस तरह की, मतलब ये इस तरह जैसे तरंगे चलती हैं, देखिए देखिए, अगर हम इसको एक मिला दें, एक पृष्ठ खींचें तो देखिए कैसा हो रहा है? अलग अलग दिशा में चल रही है किरणें, देखिए अलग अलग दिशा में चल रही है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमें क्या मिल रहा है? एक बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास तरंगाग्र हो गया। कि वेव फ्रंट क्या है? तो वेव फ्रंट हमने समझा कि तरंगाग्र क्या है? किसी माध्यम में अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें जो कण है, सभी कण जो हैं क्या है? कंपन की समान कला में उपस्थित हो, तो उसको हम कहेंगे तरंगाग्र, कहेंगे वेव फ्रंट कहेंगे। यहां तक छोटी सी बात थी, हमने वेव फ्रंट को डिस्क्राइब किया। अगर इसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप, नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आ गई है तो हमने समझा कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र करने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें सारे के सारे कण जो हैं, उस पृष्ठ के अंदर जितने भी कण हैं, समान एंगल पे गति करते नजर हुए आए, समान दिशा में। देखिए ये समान कोण पे बात कर रहा है कि कण कंपन कर रहे हैं, क्या? समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। आइए अब आता है कि क्या है हाइगेन्स का सिद्धांत। तो हाइगेन्स का सिद्धांत, हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है? तो हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो देखिए पहले क्या है ये चीजें। पहली चीज तो इन्होंने क्या कहा? अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बात किया इन्होंने, अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में जानिए। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैं लिख रहा हूं वे तरंगे जिनके संचरण के लिए यानी गति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या हो? माध्यम की आवश्यकता हो, माध्यम की आवश्यकता हो। क्या बाबू? माध्यम की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए, जिनको संचरण के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या करते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। तो इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में की। तो इन्होंने क्या कहा? पहला पॉइंट इन्होंने डाला कि जो तरंगे जो हैं, प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में चलता है। कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में चलता है।
फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये तरंगे तरंग स्रोत यानी कि जो बिंदु है वहां से, ये तरंगे तरंग स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। पॉइंट को देखिए, अगर पेपर में आ रहा है सिर्फ हाइगेन्स का सिद्धांत जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना है आपको। तो तरंगाग्र, पहले आपने पढ़ा तरंगाग्र क्या था, अब आया हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है। सिर्फ देखिए, कहीं नहीं कहा सेकेंडरी वेवलेंथ, द्वितीयक तरंगाग्र सिद्धांत, तो हमने सिर्फ कहा हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है, हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है। तो इन्होंने कहा कि पहला माना कि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रकाश को मान के चले। उन्होंने कहा प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश जो है किस तरह गतिमान है, एक तरंग के रूप में गतिमान है। फिर इन्होंने कहा ये जो तरंगे हैं, जो तरंग जिन्होंने माना ये जो तरंगे हैं तरंग स्रोत से जहां से उत्पन्न हो रही हैं उसको तरंग स्रोत करें, वहां से निकल कर क्या है सभी दिशाओं में क्या है प्रकाश की चाल से चलती हैं। और प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती हैं। फिर इन्होंने कहा क्योंकि ये तरंगे क्या हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इसलिए इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चूंकि ये तरंगे अनुदैर्ध्य हैं, अतः इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहे हैं किसका है, इसलिए इन्होंने एक ईथर नामक, क्या ईथर नामक माध्यम की कल्पना की, माध्यम की कल्पना की। देखिए पूरा एक एक पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, पॉइंट वाइज कल्पना की। अब ईथर के बारे में इन्होंने क्या कहा, यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा माध्यम है जो भारहीन तथा घनत्व तो इसका कम एवं सभी पदार्थों से होकर गुजर सकता है। देखिए पॉइंट हमने लिख दिया, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है, बाबू ध्यान से देखना। इन्होंने कहा कि जो है कि हम तरंग जो मानेंगे वो कैसी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य तरंग होगी। पहली चीज, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, वे तरंग जिनके माध्यम के लिए, जिनको संचरित होने के लिए, जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। बात ये समझ में आई। अब कह रहे हैं कि बाबू सिद्धांत बताइए। तो इन्होंने क्या कहा, प्रकाश जो है आगे गतिमान होता है तरंग के रूप में, यानी कि तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, तरंग के रूप में चलता है। संचरित किस रूप में होता है, तरंग के रूप में। प्रकाश जो चल रहा है, लाइट जो है, ये लाइट जो है तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, यानी तरंग के रूप में चलता है। फिर इन्होंने कहा जो तरंगे हैं, जो बिंदु स्रोत से निकले, कहीं से निकले, जिस स्रोत से जहां से उत्पन्न हो रही है उसको हम स्रोत बोल रहे हैं। तो ये तरंगे जो है तरंग स्रोत से जैसे निकलेंगी, ये चारों दिशा में क्या होगा, चारों दिशा में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रत्येक तरंग जो है उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये चारों दिशाओं में इसी चाल से वो चलती रहती हैं। फिर उन्होंने कहा क्योंकि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ये तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। अब चूंकि तरंग है तो इसका मतलब है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, एक उन्होंने कहा कि मैं कल्पना कर रहा हूं, कौन सा, ईथर नामक माध्यम की कल्पना इन्होंने की। इन्होंने कहा कि एक बहुत ही नेग्लेक्ट अगर देखा जाए तो इसका क्या है, जो है भारहीन है, इसके अंदर कोई भार नहीं है, इसका घनत्व तो बहुत ही कम है, और क्या है इसका गुण क्या है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी पदार्थों से होकर गुजर सकता है। तो इसका अर्थ है इसके अंदर सभी सारे के सारे गुण विद्यमान हैं जो चाहिए प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक है, वो सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। तो ये था हाइगेन्स का सिद्धांत। अगर सिर्फ पूछे पेपर में बाबू हाइगेन्स का सिद्धांत लिखिए, देखिए मैंने पॉइंट वाइज किया है, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट मैंने डाल दी, तो पूरे पांचों पॉइंट मिलाकर इनका एक सिद्धांत आता है कि हाइगेन्स का सिद्धांत एक्चुअली में क्या है। तो क्या था हाइगेन्स का सिद्धांत, प्रकाश तरंग रूप में चलता है, ठीक है भाई, तरंग है तो तरंगे जो है एक स्रोत से, जैसे हमने कहा पानी में आप पत्थर मारिए तो क्या होता है, वो चारों दिशा में समान रूप से फैल कर चल रहा है। अब ऐसे ही प्रकाश है तो तरंग के रूप में आगे बढ़ेगा, प्रकाश के रूप में आगे बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, वो चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, तो चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड कितनी होगी, जितनी प्रकाश की स्पीड होती है, कितनी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। इसी वेग से चारों तरफ जो है वो प्रकाश किरणें चल रही हैं, यानी कि तरंग रूप में आगे बढ़ रही हैं। तो तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है चूंकि, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, इनके संचरित होने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी खींचकर कोई जाने के लिए, ले जाने के लिए चाहिए। तो कहा इन्होंने, क्या कहा कि हम एक माध्यम की कल्पना कर रहे हैं जिसका नाम है ईथर। इसका सबसे बड़ा गुण यह था कि इन्होंने कहा कि यह भारहीन है, इसका घनत्व तो बहुत ही कम है, और सबसे बड़ी खासियत इसकी यह थी कि यह सभी पदार्थों से होकर गुजर सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि इसका अर्थ टोटल मिलाकर ये निकला, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इसके अंदर सारे सारे गुण विद्यमान है जो चाहिए प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए, और माध्यम में ये प्रकाश की चाल से ही आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह ये था हाइगेन्स का सिद्धांत। अब चलिए चलते हम हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत जानने के लिए। तो आइए लगाते हैं नंबर भाई, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो ये सब थ्योरी जो अभी आपने पढ़ा कि वेव फ्रंट क्या है, तरंगाग्र यानी कि क्या है, और ये हाइगेन्स का सिद्धांत किस रूप में है, वो लेकर चलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत बाबू ध्यान से देखना, एक एक चीजें आपको रटवा दूंगा मैं, समझ लो, भेजे में उतार दूंगा, पूरा का पूरा 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 दिमाग में उतारूंगा, एकदम आपके माइंड में जाकर कंसंट्रेट हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। बिठा दे रहा हूं आपको चुंबक लगा के, एकदम देख लो। कह रहा है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत, यानी कह रहा है हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कह रहा है, हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इसमें क्या इन्होंने कहा, सबसे बड़ी खासियत देखिए, इन्होंने क्या कहा सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में, इन्होंने क्या कहा कि जब किसी माध्यम में, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, ठीक है ना, हाँ चलो आ जाओ। कह रहा है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में क्या कह रहा है, अब पहले समझ लो फिर लिखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर किसी स्रोत से जो तरंगे निकलेंगी वो समान रूप से, वो क्या होगा, समान रूप से चारों दिशा में कंपन करेंगे। मतलब समझिए, इसमें जो है, मान लीजिए इसका हम एक चारों तरफ पृष्ठ बनाएं, ये पृष्ठ बनाएं, तो इससे जो बिंदु स्रोत से निकलकर तरंगे चारों दिशा में समान रूप से फैल जाएंगी, समान रूप से क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और सबका जो है यानी कि कंपन जो इसके अंदर कण कर रहे हैं वो समान कला में है। वो क्या है, समान कला में है। क्या नजर नहीं आ रहा क्या, नजर नहीं आ रहा है, अच्छा तो चलो पहले से लिख दे रहा हूं तब समझो, अच्छा तभी तुम्हें समझ में आ रहा है। तो आइए, कह रहा है
कि जब किसी माध्यम में, पर लिख ही दूं भाई, जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो चारों तरफ समान कला में माध्यम के कण कंपन करते हैं। चलिए भाई, कंपन करते हैं मतलब कहने क्या हुआ? हमने अभी बताया कि जब तरंग स्रोत से, ये बिंदुवत आकार है, यानी अगर स्रोत हमारे बिंदु आकार का है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो ये कह रहा है कि हाइगेन्स का सिद्धांत ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, कि जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से कोई तरंग निकलेगी तो वो उसमें, इसके चारों तरफ जो है कि समान कला में माध्यम के कण क्या करेंगे? कंपन करेंगे। तो अगर इसका मतलब, अगर हम यहां पे एक पृष्ठ खींचे तो उसमें माध्यम के सभी कण जो है समान कला में उपस्थित होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। तो यदि इस माध्यम में एक पृष्ठ खींचें तो इसमें उपस्थित सभी कण कंपन के समान कला में उपस्थित होंगे, जिन्हें तरंगाग्र कहते हैं। देखो, तो कह रहा है जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगें निकलेंगी तो वो चारों दिशा में समान रूप से फैल जाएंगी। ठीक है, और समान रूप से फैल जाएंगी, इसका मतलब है इस माध्यम में एक पृष्ठ खींचा जाए तो उसमें जितने भी कण होंगे वो क्या करेंगे? समान कला में कंपन करेंगे, तो जिन्हें हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहते हैं। अगर हमारा ये तरंग स्रोत जो है बिंदु आकार का है, यानी कि जो प्रकाश निकल रहा है वो बिंदु स्रोत से निकल रहा है, तो हमारा जो तरंगाग्र होगा वो गोली होगा। कैसा होगा? गोली होगा। और अगर हमारा सिर्फ एक दिशा की बात करेगा तो हमारा कैसा होगा? समतल तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो पहली चीज ये कि इन्होंने कहा कि जब किसी माध्यम में स्थित कोई तरंग स्रोत से तरंग निकलेगी तो चारों दिशा में क्या होगी? समान रूप से आगे बढ़ेगी। कहने का अर्थ है कि उस दौरान अगर हम एक पृष्ठ बनाए तो एक पृष्ठ खींचे तो हमें क्या होगा? नजर क्या आएगा? उसमें जितने भी कण हैं कंपन के समान कला में उपस्थित होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। अब लो, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने क्या कह दिया कि तरंगाग्र जो तरंगाग्र बन रहा है, हमें जो तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण नए तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। क्या करेगा? तरंग स्रोत का कार्य। पहले देखो, लिख रहा हूं, फिर इसके बाद समझा दूंगा, पूरा चित्र सहित बनाऊंगा, एकदम फिगर सहित। स्रोत का कार्य करता है, यानी कि जो तरंगाग्र हमें प्राप्त हो रहा है उस पर उपस्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहा है। और फिर पॉइंट बना दे रहा हूं, तो प्रत्येक नए तरंग स्रोत से तरंगें निकलकर सभी दिशाओं में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। जिन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। द्वितीयक तरंगिका कहते हैं।
ध्यान से देखना, पूरा पहले लिख दे रहा हूं, इसीलिए पहले लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। आपको लिखना भी है, लिख लीजिएगा। तो क्या इन्होंने कहा कि पहले कि अगर जब किसी माध्यम में, कोई माध्यम हो, तरंग स्रोत से प्रकाश किरणें निकलेंगी, यानी कि जो तरंगे हमारी तरंग स्रोत से तरंग निकल रही है वो क्या है, चारों दिशा में समान रूप से फैलती जाएंगी, यानी बढ़ रही। और इस तरह अगर हम इस दौरान अगर हम एक पृष्ठ बनाए तो उसमें हमको क्या नजर आएगा कि उसमें सभी कण जो है क्या है, कंपन के समान काल में उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब है जो पृष्ठ होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा तरंगाग्र कहलाएगा। अब तरंगाग्र कह रहा है जो हमारी तरंग के चलने की दिशा है उसके अभिलंबवत हमको एक जो पृष्ठ मिल रहा वही क्या है, तरंगाग्र है। अब तरंगाग्र कह रहा है तो तरंगाग्र जो हमें प्राप्त होगा उस पर उपस्थित प्रत्येक कण क्या कर रहा है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। तो नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा तो वहां से जितने भी तरंगे अब निकलेंगे, अब जो है तरंग स्रोत हमारा मिल गया कि भाई हमें तरंगाग्र है और तरंगाग्र पर प्रत्येक कण, ये मान लीजिए हमारा तरंगाग्र है, ये मान लीजिए अब नया तरंगाग्र हमें प्राप्त हुआ, इस पर जितने भी कण उपस्थित होंगे ये अब ये क्या करेंगी, इसी दिशा में चल रही है, इसके लंबवत मतलब कि ये जो तरंगे यहां से तरंग नया जो कण हमारे पास है ये नए नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहे हैं। अब यहां से प्रत्येक कण से जो तरंगे निकलेंगी वो तरंगे क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएंगी। क्या कैसी कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका। मान लीजिए ये हमारा हाथ है, समझ लो यहाँ पे एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, मान लीजिए सारे सारे कण है, ये क्या हमारा, ये हथेली जो ये हाथ है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, तरंगाग्र। अब इस पे जितने भी कण होंगे वो क्या कर रहे हैं कि नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहा है, यानी कि यहां से अब नई नई तरंगे निकलने वाली है। तो यहां से जो जो तरंगे अब निकलेंगी, यहां से इस तरंगाग्र से अब जो जो भी तरंगे आगे निकलकर आगे बढ़ेंगी, संचरित होंगी, वो क्या कहलाएंगी, तरंगे द्वितीयक तरंगिका, यानी कि सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगी। अब अगर इन द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकल रही हैं इसका अगर हम एक एनवलप खींचें तो हमें एक फिर नया तरंगाग्र प्राप्त होगा। फिर उस नए तरंगाग्र पर उपस्थित जितने कण होंगे वो क्या होंगे, फिर नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, वहां से फिर तरंगे जितनी निकलेंगी फिर वो क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएंगी। यही इनकी जो है द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत था कि आखिरकार प्रकाश किरण द्वितीयक तरंगिका के रूप में, हाँ ये चीज जरूर जानिएगा, जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी वो किस चाल से चलेगी, जो पहले तरंग आ रही थी जिस स्पीड से, जो प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसी चाल से यहां पे भी तरंगे एक ही स्पीड से लगातार बढ़ती जाएगी। वो द्वितीयक तरंगिका हर बार तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर नए तरंग स्रोत प्राप्त होगा, और प्रत्येक नए तरंग स्रोत से क्या निकलेंगी, नई नई तरंगिका निकलेगी, और वो नई तरंगिका को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिका। और द्वितीयक तरंगिका का भी स्पीड कितनी होगी, जितना पहले वाली स्पीड थी। तो कहने का अर्थ है, मैं हटा रहा हूं पूरा। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। क्या समझते हैं, फिगर समझ रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, अब हम इसको देखते हैं कि कह रहा है, फिगर में क्या कर रहा है कि मान लीजिए यहां से ये क्या है, बिंदु स्रोत है, क्या है, बिंदु स्रोत है, जहां से क्या कर रहा है, तरंगे निकल रही। तो इन्होंने कहा कि जो बिंदु स्रोत है, जो स्रोत हमारा तरंग स्रोत है, यहां से जो भी तरंग निकलेगी वो क्या होगी, चारों दिशाओं में समान रूप से फैल जाएंगी। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, देखें तो चूंकि ये बिंदु स्रोत का है, बिंदु स्रोत है यानी बिंदुवत है, तो हमने पढ़ा भी कि बिंदुवत अगर स्रोत है तो हमारे पास जो तरंगाग्र होगा वो कैसा प्राप्त होगा, गोलाकार प्राप्त होगा। मतलब कि अगर हम इसको केंद्र मानकर एक समान त्रिज्या का गोला खींचे, देखिए कौन सा गोला खींच रहे हैं हम, इस बिंदु स्रोत को त्रिज्या मानकर, मान लीजिए माना प्रकाश की चाल कितनी है, c है, तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल, या चाल बराबर आप कह सकते हैं, पहले इसे देखिए, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय, यही तो होगा। तो यानी डिस्टेंस है हमारी, दूरी कितनी हो गई, मान लीजिए चाल c है, प्रकाश की चाल, समय t लग रहा है, तो ct दूरी का अगर हम एक त्रिज्या खींचे इस गोले को, इस बिंदु स्रोत को, बिंदु को हम क्या मानकर, त्रिज्या मानकर, तो हमें एक गोला प्राप्त होगा। यानी कि प्रकाश किरणें जो यहां आ रही हैं, ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, यानी जो तरंगे आ रही हैं, तरंग स्रोत से तरंगे निकल कर आएंगी, वो कह रहा है
कि अगर इसके चारों तरफ एक हम गोला खींचे, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाए, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाए, तो इसमें जितने भी कण होंगे, इसके अंदर जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे, कंपन के समान कला में उपस्थित होंगे। तो ये जो पृष्ठ हमारा है ये क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। ये पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। अब देखिए ध्यान सुनते जाइएगा। अब फिर कह रहा है कि जो ये तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है, इस पे उपस्थित प्रत्येक कण, इस पे उपस्थित प्रत्येक कण क्या है, एक नई तरंग स्रोत। ये क्या है, प्रत्येक कण जो है, प्रत्येक कण जो है नई तरंग स्रोत का काम करेगा। क्या करेगा, नई तरंग स्रोत का कार्य करेगा। अब ध्यान सुनो, कह रहे तरंग स्रोत का नया कार्य करेगा। अब इससे जो तरंग निकलेगी, ये जो तरंगे निकल रही हैं, जो प्रकाश की चाल पहले थी, यहां से जो प्रकाश की चाल थी उसी चाल से, ये प्राथमिक चाल से ही आगे बढ़ेंगी। अब कौन कितनी बढ़ेगी, जो दूरी हमारे पास क्या है, सीटी दूरी। अब सीटी दूरी पे एक गोला खींचे, इसको केंद्र मानकर अब क्या करें, हम एक गोला खींचे, एक गोला खींचे। क्या खींचे, एक गोला खींचे। देखिए ये जो तरंग स्रोत हमारा था, हमने कहा एक तरंग स्रोत है, ये नए नए तरंग स्रोत है, जो प्रत्येक कण है हम नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। और कहा कि कितनी दूरी आगे चले जाएंगे ये कण, तो क्या है, ये आगे चले जाएंगे कंपन करते हुए। कहा जाएंगे कि सीटी दूरी का अगर हम एक त्रिज्या खींचे तो हमें एक गोला प्राप्त होगा, जिसको एनवलप कह रहे हैं। तो अगर हम इस गोलों को, देखिए गोले के ऊपर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, देखिए तिरछा थोड़ी हो रहा है, तो ये जो जितनी दूरी चले उस पर पॉइंट लगाकर अगर हम इनको एक स्पर्श रेखा खींची जाए, एक एनवलप बनाए, तो हमें जो ये चीज प्राप्त होगी, ये फिर क्या कहलाएगी, तरंगाग्र कहलाएगी। नया तरंगाग्र प्राप्त होगा। अब फिर इस तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी कण होंगे, जितने भी कण होंगे, समान समय में समान दूरी तय करेंगे। ये समान समय में समान दूरी तय करेंगे। यानी ध्यान सुनिएगा, कहा कि प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश है जो क्या है, तरंग रूप में चल रहा है। इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग रूप में चल रहा है, ठीक है। तो जो बिंदु स्रोत है, यानी बिंदु स्रोत से जो है कह रहा है, उसी को हम बिंदु स्रोत मान रहे हैं। इस बिंदु स्रोत से जो तरंगे निकल रही है, जो तरंग उत्पन्न हो रही है, इसको हमने कहा तरंग स्रोत ही है। बिंदु स्रोत को हमने क्या कहा, तरंग स्रोत। तो यहां से तरंगे जो निकल रही है वो प्रकाश की चाल से आगे बढ़ रही है, प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है। तो कह रहा है कि अगर इस बिंदु स्रोत का अगर हमारा हम देखें, तो जो बिंदुवत स्रोत अगर हमारा बिंदु आकार का होता है, तो वहां पे तरंगाग्र कैसा मिलता है, गोलाकार। तो कह रहा है इसके चारों तरफ अगर एक पृष्ठ खींचा जाए, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ खींचा जाए, तो इसमें जितने भी सारे कण उपस्थित होंगे वो क्या होंगे, कंपन के समान कलम उपस्थित होंगे। अब जब समान कलम उपस्थित होंगे, तो ये जो पृष्ठ हमारा गोलाकार बन के आया, इसको हमने क्या कहा, तरंगाग्र कहा। ठीक, अब तरंगाग्र कहलाया। तो इन्होंने कहा कि आगे चलकर इन्होंने क्या कहा, तरंगाग्र पर जितने भी कण उपस्थित हैं, जितने भी कण हैं मौजूद यहां पे, वो अब नए तरंग स्रोत बन गए। जैसे यहां पे बिंदु स्रोत था, यानी यही स्रोत अब प्रत्येक कण अलग अलग बिंदु स्रोत का कार्य करने लगा। जो तरंग स्रोत है, अब नए नए तरंग स्रोत, जितने कण हैं सबके सब सारे एकदम क्या हो गए, नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगे। अब तरंग स्रोत है, जहां तरंगे निकलेंगी, तो तरंगे निकलकर आगे बढ़ती हैं, तरंगे निकलकर आगे बढ़ती हैं, यानी तरंगाग्र के अभिलंबवत तरंग चल रही है। क्या है, ये तरंगे किसकी चल रही है, तरंगाग्र के अभिलंबवत, तरंगाग्र के लंबवत या अभिलंबवत हम कहते हैं, तरंगाग्र के अभिलंबवत क्या है, आगे बढ़ रही है। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कहानी है एक, ये क्या है, एक तरह की एक्सप्लेन जो कहानी की तरह है। तो पहले इन्होंने क्या कहा कि जो बिंदु स्रोत है, ये यहां से अगर हम तरंग कह रहे हैं, ये तरंग स्रोत है, तरंग स्रोत से अगर हमारी तरंगे निकलेंगी तो क्या है, चारों दिशा में समान रूप से गति करते हुए आगे बढ़ेंगी। तो जब चारों दिशा में आगे बढ़ रही है, तो हमने कहा कि एक अगर बिंदु स्रोत है, ये बिंदु है, तो बिंदु आकार का कोई स्रोत होगा, जो तरंग स्रोत जिसको हम कह रहे हैं, उस बिंदु आकार का होगा। तो उसके चारों तरफ अगर हम एक पृष्ठ बनाएंगे, तो क्या हमें कैसा मिलेगा, एक गोलाकार मिलेगा। तो हमारा जो तरंगाग्र प्राप्त होगा, गोलाकार प्राप्त होगा। बात को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कहा इन्होंने कि जब तरंगे तरंग स्रोत से निकलती हैं, तो क्या करती है, चारों तरफ क्या है,
चारों तरफ माध्यम में उसके जो है, इसके चारों तरफ जो माध्यम के कण है, इस माध्यम में जो है उपस्थित जितने भी कण है क्या है, समान कला में कंपन कर रहे हैं। इसका मतलब इसके चारों तरफ अगर एक पृष्ठ खींचा जाए तो हमें कैसा मिलेगा, एक गोलीय पृष्ठ मिलेगा। इस गोलीय पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। तो हमने इस गोलीय पृष्ठ को क्या कह दिया, तरंगाग्र कह दिया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इस तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी कण हैं वो फिर से नए स्रोत, ये देखिए हमने बिंदु स्रोत लिखा है, तो हम चलिए इसको तरंग स्रोत कह रहे हैं बार बार, तो तरंग स्रोत कह ले रहे हैं। चलिए तरंग स्रोत, क्योंकि प्रकाश किरणें तरंग स्रोत तरंग के रूप में चलती हैं, प्रकाश किरणें तरंग के रूप में। तो कह रहे हैं कि अगर ये तरंग स्रोत बिंदु आकार का है तो हमें जो तरंगाग्र प्राप्त होगा कैसा होगा, गोलाकार प्राप्त होगा। अब गोले पर, इस तरंगाग्र पर जितने भी कण उपस्थित होंगे वो फिर क्या करेंगे कि एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जैसे यहां पे था। अब इस तरंग स्रोत से, जैसे यहां प्रकाश किरणें निकली, तरंगे नई नई निकली, तो यहां तरंग स्रोत से भी नई नई तरंगे निकलेंगी और वो उसी स्पीड से चलेंगी जो पहले आ रही थी, यानी कि उनकी स्पीड पहले की तरह रहेगी। ये नहीं कि यहाँ की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, नहीं, यहां जो जिस स्पीड से आएंगी उसी स्पीड यहां भी जाएंगी, उसके आगे भी जाएंगी, उसके आगे भी जाएंगी, उसके आगे भी जाएंगी। अब इन्होंने कहा कि चलिए भाई, कि अगर हम मान लें कि अगर हमारे पास यहां बिंदु आकार का, तो हमने कहा यहां से कितनी दूरी चला होगा, तो दूरी बराबर को क्या होगी, c इंटू टी, यानी कि एक समय की बात करें तो समान समय में सबके साथ यही घटना घटेगी। तो समान समय में ये कितनी दूरी चलेगी, c इंटू टी दूरी चलेगी। कितनी दूरी चलेगी, c इंटू टी दूरी। तो c इंटू टी दूरी तक यहां तक आए हमारी तरंगे आई। अब देखिए कह रहा जितना तरंगे चली, अगर हम इसको गोला मान लें, इसको केंद्र मानकर एक गोला खींचे और इनको क्या करें, इनके जो पृष्ठ है उस पर एक स्पर्श रेखा खींचे, तो हमें क्या मिलेगा, नया तरंगाग्र। कौन सा, नया तरंगाग्र प्राप्त होगा। इन्होंने कहा कि ये इस तरह का आगे वाला हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पीछे वाला इन्होंने कहा हमारे सिद्धांत में नहीं, इनके सिद्धांत में ये सही नहीं माना गया कि पीछे की भी किरणें जा रही होंगी, नहीं, इन्होंने कहा कि आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही है। प्रकाश किरणें क्या है, जो तरंग है वो आगे जा रही है। तो इस तरह फिर इन्होंने कहा कि कितनी दूरी चली, सीटी दूरी चली, फिर यहां पे सीटी दूरी चली, तो इसका मतलब अगर यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, इन सबको मिलाया जाए, जो जितने भी कण हैं यहां पे जो है सबको अगर मिलाया जाए तो फिर ये क्या बनेगा, नया तरंगाग्र बनेगा। ये नया तरंगाग्र बना, फिर इस नए तरंगाग्र पे जितने भी कण होंगे ये एक नए बिंदु स्रोत का कार्य करेंगे, फिर यहां से तरंगे निकलेंगी, फिर ये तरंगे क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी। यानी तीसरी तरंगिका नहीं रहेगी, हमेशा नए स्रोत से जो भी निकलेगी वो द्वितीयक तरंगिका, फिर आगे चलकर द्वितीयक तरंगिका, फिर आगे चलकर द्वितीयक तरंगिका। यानी कि बार बार जो हमारे पास एक नया तरंगाग्र प्राप्त होगा और बार बार द्वितीयक तरंगिका हमें प्राप्त होगी। और इस तरह तरंगिका, जो द्वितीयक तरंगिका जो है क्या है, तरंगाग्र के अभिलंबवत गति करते हुए आगे बढ़ती है। तरंगाग्र है, इसके अभिलंबवत तरंगाग्र बनेगा, फिर इसके अभिलंबवत तरंगाग्र बनेगा, फिर इसके अभिलंबवत। तो इस तरह तरंगे आगे की तरफ संचरित होती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत यही है कि उन्होंने कहा कि जब कोई तरंग, यानी कि जब तरंगे क्या है किसी तरंग स्रोत से निकलती हैं तो चारों दिशा में समान रूप से वितरित होती हैं, चारों दिशा में समान रूप से चलती हैं और किस स्पीड चलती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। अब अगर ये हमारा स्रोत बिंदु आकार का है तो इसके चारों तरफ जो पृष्ठ खींचा जाएगा वो पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार प्राप्त होगा, और वही गोलाकार पृष्ठ ही हमारा क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। अब इस तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं वो क्या कहलाएंगे कि भाई ये कण नए नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। अब नए नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो इससे नई नई तरंगे आगे निकलेंगी, तो नई तरंगे फिर आगे बढ़ती हैं, जो नई तरंगे आगे बढ़ती हैं वही क्या कहलाती हैं, द्वितीयक तरंगिका कहलाती है। अब जहां तक सीटी दूरी जाएगी, अब कितनी दूरी तय करेगी, सी इंटू टी दूरी तय करेगी, क्योंकि हमने लिखा दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय। समान समय में सभी समान दूरियां तय करेंगी। तो समान दूरियों पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, यानी कि जो यहां पे कण था इसको त्रिज्या मानकर, इसको केंद्र मानकर जो सीटी दूरी है उसका एक क्या खींचे, इस त्रिज्या का एक अगर हम गोला खींचे तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस तरह गोला प्राप्त होगा। अब इन गोलों को क्या करा जाए, इनके पूरे पृष्ठ को एक गोले को मिलाया जाए, यानी उस पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक नया तरंगाग्र प्राप्त होगा। और इस नए तरंगाग्र से जो हमें देखिए, ये द्वितीयक तरंगिका है, ये क्या है, द्वितीयक तरंगिका, ये क्या कहलाएगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी।
फिर ये जो आई हमारे पास, ये भी क्या है, द्वितीयक तरंगिका। तो द्वितीयक तरंगिका का ही नाम इन्होंने दिया, तीसरा कोई था ही नहीं। क्या था, द्वितीयक तरंगिका। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर द्वितीयक तरंगिका, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर द्वितीयक तरंगिका। यानी कहने का अर्थ है कि प्रकाश, जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश किरण निकला, ये तरंगे निकली, इस यहां से निकली, ये मान लीजिए यहां से निकल रही है, देखिए बिंदु आकार की है। तो क्या कर रहे हैं कि समान रूप से चारों दिशा में क्या करेंगे, इसके कण जो है कंपन करेंगे। तो अगर इन बिंदु को, जहां से स्रोत है, जो स्रोत जहां तरंगे उत्पन्न हो रही है, उस तरंग स्रोत को, अगर हम क्या माने, केंद्र मानकर एक गोला खींचे, एक पृष्ठ खींचे, तो पृष्ठ कैसा मिलेगा, हमें गोलाकार मिलेगा। और जो गोलाकार पृष्ठ मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसी पृष्ठ के अंदर जो है उस माध्यम के कण जो है क्या कर रहे हैं, समान कला में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। अब कंपन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा पृष्ठ मिला वो कैसा मिला, गोलाकार मिला। उसी गोलाकार पृष्ठ को हमने क्या कहा, तरंगाग्र कहा। क्योंकि बिंदु स्रोत का, इसलिए जो हमारा पृष्ठ होगा वो तरंगाग्र जो इसका प्राप्त होगा गोला का, वो कैसा कहलाएगा, गोली तरंगाग्र कहलाएगा। अब गोली तरंगाग्र पर जो मिला हमें पहला तरंगाग्र मिला, इस पे जो जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे, समान कलम कंपन कर रहे होंगे। अब फिर ये नए नए जो हमें कण मिले, जो जितने भी कण हमको प्राप्त हुए इस तरंगाग्र पर, वो क्या करेंगे, नए नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। अब नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो ये यहां से तरंगे जो निकलना शुरू होंगी, ये उसी क्या होगी, इसी स्पीड से, जो यहां से स्पीड चली थी तरंग की, उसी स्पीड से आगे चलेंगी। तो जो तरंगे आगे बढ़ेंगी वही क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएंगी। अब द्वितीयक तरंगिका जो बढ़ेगी, तो हमने माना कि कितनी दूरी चली, c इंटू टी दूरी चली, समान समय में कितनी दूरी चली, c इंटू टी दूरी। अब इस दूरी का अगर हम एक गोला बनाए, तो कहा कि इसको केंद्र मानकर, जो तरंगाग्र पर उपस्थित कण है उसको केंद्र मानकर अगर हम सीटी त्रिज्या का एक गोला खींचे और इस गोले को, यानी कि एक एनवेलप बना रहे हैं, एनवेलप को अगर हम एक एनवेलप पर क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो नया वाला तरंगाग्र प्राप्त होगा। अब जो नया तरंगाग्र प्राप्त होगा उस पर भी तो कण ही है, उस पर भी क्या है, कण है। तो उसका जो प्रत्येक कण उस पर उपस्थित है वो भी क्या काम करेंगे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। अब नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो वहां से फिर तरंगिका निकलेगी, तो जो तरंगे निकलेंगी जो क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी। तो द्वितीयक तरंगिका आपने पढ़ा बाबू कि बार बार जो है एक नया तरंगाग्र प्राप्त होगा और बार बार द्वितीयक तरंगिका प्राप्त होगी। इस तरह से जो है वेव हमारी आगे बढ़ती है, यानी प्रकाश किरणें इसी स्पीड से, इसी चाल से बढ़ती है। चूंकि जो चाल जो हमारे पास तरंग की पहले थी वही चाल लगातार द्वितीयक तरंगिका की भी उतनी ही चाल रहेगी, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां से तरंगे निकली और एक तरंगाग्र बनाएगी, वहां तरंगाग्र पर प्रत्येक कण जो है एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और तरंग स्रोत से नई नई तरंगिका आगे निकलेंगी और जो तरंगिका नई नई निकल रही है वो सभी तरंगिकाएं क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका प्राप्त कहलाएंगी। और द्वितीयक तरंगिका को अगर हम जहां तक जो दूरी तक चलती है, सीटी दूरी तक चलेंगी, और तो क्योंकि समान समय में चल रही है, तो पूरा प्रत्येक कण को एक क्या करें, एक लाइन से मिला दें, यानी कि उसको देखकर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो हमें नया तरंग प्राप्त होगा, यानी नया तरंगाग्र प्राप्त होगा, वेव फ्रंट प्राप्त होगा। अब उस वेव फ्रंट पर फिर से देखें तो प्रत्येक कण क्या है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और उस तरंग स्रोत से नई तरंगे फिर निकलेंगी, फिर नई तरंगे निकलेंगी, तो उन नई तरंगों को क्या हमने कहा, द्वितीयक तरंगिका कहा। इस तरह से द्वितीयक तरंगिका के रूप में प्रकाश किरणें या तरंगे आगे संचरित होती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि तरंगाग्र के अभिलंबवत तरंग संचरण की दिशा है। अभिलंबवत क्या है, तरंगाग्र के अभिलंबवत क्या है, तरंग स्रोत, ये क्या है, द्वितीयक तरंगिका, जिसको हम द्वितीयक तरंगिका कह रहे हैं। यानी कि तरंग संचरण की दिशा क्या हो रही है, तरंगाग्र के अभिलंबवत है। यानी कि कहने का अर्थ है, अगर तरंग हमारी ऐसे जा रही है तो ये हमारे पास क्या देखिए, सामने देखिएगा, ये हमारे पास क्या एक वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है। इससे जो उपस्थित प्रत्येक कण है नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। यहां से जो प्रत्येक कण से जो तरंगे निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएंगी। अब द्वितीयक तरंगिका जो निकल के चल रही है, वो जो पहले प्रकाश किरण आई थी, जो तरंगे आई थी, जिस चाल से आई थी उसी चाल से आगे बढ़ती हैं, यानी कि जो तरंगाग्र के अभिलंबवत द्वितीयक तरंगिका जो चल रही है, तरंगे चल रही है, तरंग संचरण की दिशा है वो क्या है, तरंगाग्र के लंबवत, देखिए 90 डिग्री।
है ना, देखिए 90 डिग्री आप देख लीजिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि लंबवत, इसके लंबवत ही जो तरंगे गति कर रही हैं, किसके, तरंगाग्र के अभिलंबवत गति करते हुए द्वितीयक तरंगिकाएं बनती रहती हैं, बनती रहती हैं, बनती रहती हैं, और इस तरह से तरंगे आगे चलती रहती हैं, संचरित होती रहती हैं। तो इस तरह प्रकाश किरण जो हमारी प्रकाश है, जो हमारी प्रकाश किरण यानी प्रकाश जो है किसी बिंदु स्रोत से निकलता है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलता है, वो इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। तो इसमें कहा गया कि अच्छा ये चीजें हुई, इस तरह से आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि ये सिद्धांत, ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है परावर्तन के बारे में बता रहा है कि परावर्तन में भी ऐसे ही होता है क्या नाम है, अपवर्तन में भी ऐसे होता है। लेकिन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन यानी प्रकाश ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण हो गया, और क्या हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक यानी प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, इस दोनों की व्याख्या कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या माना गया, देखो वो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव वहां माना गया कि किसी धातु के पृष्ठ पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो मतलब क्या है, कण कोई है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कब, जब प्रकाश किरणें आ रही हैं और इस पर धक्का मार रही है, धक्का मार रही है मतलब कोई कण है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कण के सिद्धांत पर आधारित है, वहां प्रकाश को कण के रूप में किया गया है, माना गया कण के रूप में। और जो ध्रुवण है, प्रकाश को ध्रुवण, वहां भी प्रकाश किरणों को क्या माना गया, कण के रूप में माना गया। लेकिन यहां पे क्या माना जा रहा है कि प्रकाश किरणें क्या है, तरंग के रूप में है। तो तरंग के रूप में जब गति कर रही है तो यहां पे परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं आप, अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण और प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इनका सिद्धांत, दो सिद्धांत को एकदम पूरी तरीके से फेल हो गया, दो चीजों बताने में। पहला था प्रकाश का ध्रुवण नहीं बता सकता, दूसरा क्या, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव नहीं बता पाया। लेकिन हाँ, इसकी व्याख्या जरूर की इन्होंने, परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या और विवर्तन के बारे में। तो इस तरह से था तरंगाग्र, क्या था, तरंगाग्र के बारे में हमने पढ़ा, फिर हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है। यहां तक बात समझ में आई? ओके, चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो मेरे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं तो यही कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपका एग्जाम सर पर है भाई, 12th वालों, आप लोग का सर एग्जाम पे है, एग्जाम जो है सर पर है। तो आप केवल मेरी वीडियो को देखकर जाइए, देखिए एक एक पॉइंट मैंने लिखा, फिर इसके बाद आपको फिगर बनाकर समझाया। आपको पहले लिखना है, फिर फिगर बनाकर इस तरह से आपको समझाना है। ऐसे ही आपको लिखना है, पूरा नंबर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से पूरे सिद्धांत को हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट जो हम आएंगे उसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, जो परावर्तन की व्याख्या कैसे इन्होंने की, अपवर्तन की कैसे व्याख्या इन्होंने की। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। यहां तक बात समझ में आई? चलिए इसी पर हम खत्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।